Oh hey guys, hi, a very warm welcome to Vedanta. I hope you all are doing amazing. So आज के सेशन में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का फॉर आर जेई एग्जाम. तो जेई एग्जाम पास में ही है. इट्स बेटर कि जो चैप्टर्स आपने एक बार पढ़े हैं राइट सो अगर उनका थ्योरी आपको रिवाइज करना है तो ये सेशंस इज द बेस्ट पॉइंट जिसमें हम सारी जो मेन चीज़ें हैं होक्रक्स है चैप्टर का वो हम पूरा इस छोटे से सेशन में रिवाइज करेंगे. तो मेक श्योर आप पूरा सेशन जो है मेरे साथ अटेंड करें एंड तक राइट. अगर आप लोग को गदर 3.0 सीरीज स्टार्ट ज्वाइन करना है जिसमें वी हैव डन द हाई प्रायोरिटी के चैप्टर्स और वो हाई प्रायोरिटी के चैप्टर्स वो है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो वेटेज के हिसाब से जो टॉप चैप्टर्स हैं वो हमने करे हैं गदर में. प्लस सब कुछ नहीं किया चैप्टर के अंदर, जो टाइप सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं जो क्वेश्चंस उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं. सो इट्स अ वेरी सिलेक्टिविटी वाला सीरीज जिसमें एग्जाम के पास the best we can do we do it. So if you guys want to join Gadar 3.0 तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. You guys can join from there. HP Gurukul is the exclusive prime membership of our channel और जो गदर सीरीज है वो इस बार इसी पर लॉन्च हुआ है. उसके साथ साथ अभी जे एग्जाम के बाद भी जो बाकी अराउंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उन सब की इंफॉर्मेशन लाइक तैयारी भी जो है हम इसके अंदर करेंगे. ठीक है, ओके, सो यू गाइज कैन ज्वाइन इट. तो अभी डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कितने टाइप्स वी गाइज हैव टू डू. तो थोड़ा सा हाँ यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं. अब देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में 7 टाइप्स है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. सबसे पहला बेसिक्स है. बेसिक्स में वी आर गोइंग टू कवर ये सारी चीजें बेसिक का पार्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, कितने तरीके के सिस्टम है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन है ना, ये सारी चीज़ें, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल सिस्टम, हीट का मतलब क्या है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये सब हमारे बेसिक्स में आता है. आफ्टर डूइंग बेसिक टाइप नंबर 2 है फ्लो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बहुत छोटा सा लॉ है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है. टाइप नंबर 3 वर्क का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं and they do put the graphical questions as well from thermodynamics. ठीक है, उसके बाद हीट कैपेसिटी है, एंथैल्पी है, बहुत इंपॉर्टेंट. एंथैल्पी का इंटरनल एनर्जी के चेंज का एक रिलेशन होता है. वी विल डू दैट. सेकेंड लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड देन फाइनली गिब्स फ्री एनर्जी. जिन पे स्टार मार्क किया है ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं, चैप्टर के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ के नहीं जाना. ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते क्या है बेटा, हीट चेंजेस को पढ़ते हैं. हीट चेंजेस रिलेटेड टू अ प्रोसेस और उसका इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी. ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इंटर कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में फॉर फिजिकल और द केमिकल चेंजेस. साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स हमें किसी प्रोसेस की होने की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है कि कोई प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. दैट इज समथिंग वी स्टडी सेकेंड लॉ के अंदर, बट कलेक्टिव थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट होता है. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी स्टडी अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन होता है उसको सिस्टम बुलाया जाता है. ठीक है, जैसे एक पानी का ग्लास है, अगर मान लो मैं पानी के हीट चेंज की अभी बात कर रही हूँ तो वो मेरा सिस्टम है. उसको छोड़ के सब कुछ जो है वो सराउंडिंग कहलाता है. तो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में है. बाकी सब कुछ जो सिस्टम के बाहर है दैट इज टर्म्ड एज अ सराउंडिंग, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है दैट इज समथिंग वी कॉल एज अ बाउंड्री. बाउंड्री भी कई तरीके की होती है, रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, रियल, इमेजिनरी, डायथर्मिक बाउंड्री, है ना. ये सारी बाउंड्रीज आर डिफरेंट टाइप्स जहाँ से क्वेश्चन एज जे मेंस में नहीं पूछता है. ओके चलिए, इसके बाद देखो सिस्टम कितने तरीके का होता है. कॉमनली हम सिस्टम 3 तरीके के पढ़ते हैं. सबसे पहला सिस्टम होता है बेटा ओपन सिस्टम. ठीक है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज हो सकता है. मास एंड एनर्जी, मास का एक्सचेंज होगा और एनर्जी का भी एक्सचेंज होगा. जैसे एक पानी का ग्लास है, अब अगर उसको बाहर आप रख दो रूम टेम्परेचर पे तो पानी के कुछ पार्टिकल्स हमेशा इवेपोरेट करते रहेंगे. तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो इवेपोरेशन हो रहा है पानी के सरफेस का. प्लस अगर पानी कुछ मास का एक्सचेंज होता रहेगा सराउंडिंग के साथ, प्लस उसकी वॉल्स के क्रॉस भी जो है आप अगर नोटिस करेंगे बहुत ठंडा पानी होगा तो इवेंचुअली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा. दोनों का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है, उसके बाद होता है क्लोज सिस्टम. अगर इसी पानी के ग्लास को मान लो हमने ऊपर लिड से कवर कर दिया तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मास का नहीं, है ना. मास का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का जो है एक्सचेंज होगा.
थर्ड इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है, वरना जो अच्छी क्वालिटी थर्मस फ्लास्क अगर तुम देखते हो काफी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, है ना। तो आइसोलेटेड को हम डिफाइन करते हैं ना तो मास का एक्सचेंज होता है इनमें, ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आर वी क्लियर विद दिस? ये बोलो, इतना बेसिक सबको आता है? यस, एक बार बता दो यस मैम, ये चीज हम जानते हैं। हाँ जी, ओके। मास ना बोल के आप मैटर भी बोल सकते हो, मैटर एंड एनर्जी भी बोल सकते हो, है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन। चलो बेसिक। अब इसके अलावा जो हमारी ये जो मैंने लिखा है ये कवर हो गया क्या स्क्रीन पे? अच्छा, आई थिंक मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया ना स्लाइड। एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ, इधर आ जाओ। देखो अगर मैंने कवर किया तो इधर देख लो जरा। देखो तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट चेंजेस, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी की हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने सिस्टम पढ़ा, वो पार्ट जो थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन में है, उसको छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है बाउंड्री, ठीक है। फिर ये बताया सिस्टम तीन तरीके का। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम में मैटर का नहीं होता, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आइसोलेटेड में किसी का भी नहीं होता। अभी दिख रहा है? आई थिंक मैंने थोड़ा स्क्रीन को कवर कर लिया था, अभी आई थिंक इट वुड बी फाइन, है ना, अभी सही होगा। चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट चीज बेटा देखो, प्रॉपर्टीज जो है किसी सिस्टम की वो दो क्लासेस में जो है क्लासे मतलब हम डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया ऑल दो नोट्स में, बट ये थोड़ा जगह को हम यूज कर लेंगे लिखने के लिए, तो प्लीज बेटा ध्यान देना। क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, अमाउंट या फिर मास के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। अगर मान लो मैं इंटेंसिव की बात करती हूँ, इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट या फिर मास, है ना। अमाउंट या मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती हैं। इंटेंसिव में वर्ड ही इन है, तो इनसे तुम इंडिपेंडेंट सोच लिया करना, राइट। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे कि मान लो हम वॉल्यूम की बात करें, मास की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे सामने एक कंटेनर है, कंटेनर की टोटल वॉल्यूम मान लो V है। अगर मैंने इस कंटेनर को आधा डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, तो इस पार्ट की वॉल्यूम V हाफ और इसकी V हाफ हो जाएगी, अमाउंट पे डिपेंड किया है ना। तो ये एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव कैसे? इसी कंटेनर में मान लो टेम्परेचर T है, अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ा तो टेम्परेचर थोड़ी ना हाफ हो जाएगा, है ना, वो नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होगा अमाउंट के, ठीक है। तो ये इंटेंसिव है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है, कभी किसी टर्म के आगे स्पेसिफिक या मोलर आ जाए तो वो हमेशा इंटेंसिव रहेगा। तो मैंने एक टिप लिखा है, जितनी एनर्जी की टर्म्स हैं वो सारी एक्सटेंसिव हैं। जैसे आप देखो खुद से, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन। अच्छा, जितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं बेटा वो इंटेंसिव है, क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज का रेशो है। जैसे मोलारिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स टू द लीटर वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज का रेशो हमेशा इंटेंसिव होता है, ठीक है। कभी स्पेसिफिक आ जाए, मोलर आ जाए, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम इंटेंसिव। तो इसको एक बार पढ़ लेना, राइट। चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चार टाइप्स के हैं। सबसे पहला आइसोथर्मल, जिसमें कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो dt जीरो या डेल्टा T जो है वो जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक कौन सी प्रोसेस है? ऐसी प्रोसेस जिनमें प्रेशर का चेंज कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। इनमें डेल्टा P dP जो है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद आइसोकोरिक है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, dV या डेल्टा V इज गोइंग टू बी जीरो। लास्ट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज जो है नहीं होता है, ओके। चलो, इसके बाद दो और टर्म्स होती है, देखो, एक स्टेट फंक्शंस होते हैं और पाथ फंक्शंस होते हैं। बेटा स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और जो हर पॉइंट पे डिफाइन किए जाएं, दे आर डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। तो तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें 7 स्टेट फंक्शंस पढ़ने हैं, जितने भी हम पढ़ते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है ना, एंट्रोपी हम पढ़ते हैं, ये सारे, एंथैल्पी हम पढ़ते हैं, दे आर गोइंग टू बी आर स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शंस जो है, जो पाथ फॉलोड पे भी डिपेंड करे, इनिशियल फाइनल के साथ साथ तो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करे। हमारे सिलेबस में वैसे हम 3 ही पाथ फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। वो कौन है? हीट है, वर्क है और हीट कैपेसिटी है।
ठीक है, दे आर द पाथ फंक्शंस। अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि ये जो पाथ फंक्शंस हैं है ना, और स्टेट फंक्शन ना हर एक पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं होता। इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लो कि चेंज इन स्टेट फंक्शन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? बोलिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने भी अभी हमने बात करी है ना, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को एक प्लॉट से एक बार समझ लेते हैं। स्टेट पाथ फंक्शन का इतना है ना ध्यान रखना। तो जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि चेंज इन स्टेट फंक्शन एक स्टेट फंक्शन नहीं होता। तो पी वी टी ये सब स्टेट फंक्शन है, इनका चेंज जैसे डेल्टा पी वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। तो स्टेट फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग प्रोसेस का। आइसोबारिक प्रोसेस पी वर्सेस वी का ग्राफ है। अगर मान लो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वो आइसोबारिक प्रोसेस है, राइट, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो कांस्टेंट अगर मान लो वॉल्यूम का ग्राफ है ये वाला, ये देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इस पे कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। दोनों का ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। दोनों प्रोसेस में पी इनवर्सली रिलेटेड होगा वॉल्यूम से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है ना बेटा वो देखो ज्यादा स्टीपर है आइसोथर्मल से। ठीक है, और जो एडियाबैटिक का स्लोप हम मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम ज्यादा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से। ये एक पॉइंट है टू नोट इट डाउन, एंड इसका रिलेशन भी हम पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, राइट। चलो इसके बाद देखो ये सब टाइप 1 ही चल रहा है जिसमें हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिक चीजें कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें अगर आप देखो जो इनफाइनाइट सिमली स्मॉल स्टेप्स में होता है। कैसे? इनफाइनाइट सिमली स्मॉल स्टेप्स में होगा। तो मतलब इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जो फाइनाइट स्टेप्स में हो जाता है ना, इसके अंदर फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल समझो। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने रखी गैस। ठीक है, गैस के ऊपर लगाया ऊपर से पिस्टन। अब मान लो अगर मैंने इस गैस के ऊपर है ना जो पिस्टन है, अगर मैंने पिस्टन के ऊपर मान लो सैंड रख दिया। ठीक है, मान लो मैंने 7 किलो की जो है सैंड वो इस पिस्टन के ऊपर रख दी। तो अब होगा क्या, मान लो तुम एक एक दाना सैंड का उठाने चलो, है ना, तुम क्या करोगे, तुम सैंड का ग्रेन रिमूव कर रहे हो, पर ऐसे नहीं सैंड एट वंस, एक एक ग्रेन को एक बार में उठा रहे हो। तो अगर सैंड से एक ग्रेन मैंने उठाया तो जो एक्सटर्नल बाहर से देखो, अंदर से गैस प्रेशर लगाती है पी गैस, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। तो जैसे ही हम एक ग्रेन सैंड का उठाएंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वापस से, है ना, गैस थोड़ा सा ग्रेन उठाया, बिल्कुल हल्का सा जो है एक्सपैंड हुआ होगा, वापस से गैस इसी प्रेशर पे आने की कोशिश करेगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस के ही बराबर होता है, विच इज लाइक इंटरनल प्रेशर ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, कंटेनर के अंदर गैस है। ठीक है, बाहर हमने ये पिस्टन लगाया, पिस्टन में मान लो मैंने जो सैंड की रखी थी, है ना, सैंड 7 किलो की, 7 किलो सैंड में से मैंने क्या किया, 5 किलो सैंड को एक बार में ही रिमूव कर दिया। अगर 5 किलो सैंड को एकदम से उठा दोगे तो पिस्टन एकदम से एक्सपैंड करेगा, है ना। तो ये फाइनाइट स्टेप्स में होता है और इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर नहीं होता, कुछ प्लस माइनस डीपी का चेंज होता ही है। ठीक है, ओके। अब कुछ एक चीज ध्यान रखना, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, इसके अंदर जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो कांस्टेंट रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो कभी कभी सवालों में दे देता है कि इस प्रोसेस का वर्क निकालो व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो तुमको समझना है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, और हर स्टेप पे यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, हर स्टेप पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। कुछ पॉइंट्स है, राइट। जीरोथ लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ कहता है अगर दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जैसे ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जो मर्क्यूरी बेस्ड थर्मोमीटर्स होते हैं। तो जो मर्क्यूरी का थर्मोमीटर होता है वो कैसे काम करता है, जब तुम उस थर्मोमीटर को अपनी बॉडी में लगाते हो, है ना, अंडर आर्म्स में या लेट्स से माउथ में तुम उसको यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले जो थर्मोमीटर में ध्यान से देखना, एक ग्लास ट्यूब होती है बाहर, उस ग्लास ट्यूब के अंदर बहुत पतली सी थिन एक और ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी को फिल किया होता है। ठीक है, तो जैसे वो जो थर्मोमीटर है हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और थर्मोमीटर के जो ग्लास का टेम्परेचर है पहले वो इक्विलिब्रियम में आता है।
ठीक है। फिर वो जो ग्लास है थर्मोमीटर का, वो मर्क्यूरी लिक्विड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, राइट। और थर्मल इक्विलिब्रियम में आना यानी सेम टेम्परेचर पे आना, तो फिर क्या होता है, वो टेम्परेचर मर्क्यूरी में राइज करता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर और लिक्विड मर्क्यूरी भी एक दूसरे के साथ सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, समझ गए। तो ऐसे वो लिक्विड मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स जो है वो काम करते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी कैपिटल ई और कैपिटल ई से हम डिनोट करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जो भी जितनी अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं उनको जोड़ के उनका सम कर दो तो दैट इज इंटरनल एनर्जी। जैसे बॉडी में ट्रांसलेशनल एनर्जी जब वो सीधी सीधी चलती है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, सिवाय ग्रेविटेशनल की, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, राइट, ग्रेविटी के साथ। तो उसको छोड़ के किसी बॉडी की कितनी एनर्जीज का सम हम करेंगे वो इंटरनल एनर्जी होता है। अब इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना मुश्किल है, मतलब पता ही नहीं लगा सकते क्योंकि सारी एनर्जीज का हमें ही नहीं आइडिया होता। तो हम सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, डेल्टा यू, जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। सो हीट के लिए देखो, हीट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो फ्लो करता है सिस्टम और सराउंडिंग में कब, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो हीट इज एक्चुअली एक तरीका होता है एनर्जी ट्रांसफर का। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो एनर्जी खुद से ट्रांसफर नहीं करती, या तो एनर्जी ट्रांसफर करती है हीट की फॉर्म में या ट्रांसफर करती है वर्क की फॉर्म में। तो हीट और वर्क जो है ये दो मोड्स होते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के, और हीट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर की तरफ ही जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखो, हीट का साइन कन्वेंशन क्या बेटा, जब भी हीट, अब जैसे सिस्टम है हमारा, ठीक है, जब भी हीट सिस्टम को मिलती है, दिस इज सिस्टम, तो हीट गिवन टू द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होती है। जो हीट सिस्टम के अंदर जाती है उसको दी जाती है वो पॉजिटिव, जो भी हीट सिस्टम से बाहर आती है वो नेगेटिव। यानी सिस्टम अगर हीट देगा तो वो हीट नेगेटिव, अगर सिस्टम को हीट मिलेगी वो हीट पॉजिटिव होती है, राइट। देन वी हैव वर्क, वर्क इज आल्सो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क के लिए अगर आप देखते हैं साइन कन्वेंशंस सेम बिल्कुल हीट की तरह ही, अगर वर्क सिस्टम के ऊपर किया गया तो वो वर्क पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम ने काम किया तो वो वर्क जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है। अब कुछ यूनिट कन्वर्जन देखो आपको काम आएंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री में हम वर्क की बात करेंगे बेटा वो माइनस पीवी वर्क होगा, ठीक है, माइनस पीडीवी। सो पीवी वर्क होगा जहाँ पे ये माइनस, देन पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल प्रेशर, डीवी इज द जो भी वॉल्यूम में चेंज हुआ है, डेल्टा वी भी लिख सकते हो। तो ये जो वर्क की यूनिट है, ये तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो ये तो वर्क एटमॉस्फेयर लीटर बना, लेकिन वर्क तो हम जूल्स किलो जूल्स में पढ़ते हैं, तो इसका यूनिट कन्वर्जन यहाँ मैटर करता है। तो इनको एक बार याद करके जाना। जैसे 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101 जूल होता है, 1 लीटर बार 100 जूल, 1 पास्कल लीटर 10⁵ जूल, 4.18 जूल 1 कैलोरी होता है, 1 जूल 10⁷ अर्ग्स होते हैं। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है, इनका जरा ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके बाद ये सारा टाइप नंबर 1 था हमारा जो बेसिक था, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ शिफ्ट में मेंस के अंदर, एक बार पढ़ लेना। टाइप नंबर 2 इज फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहता है एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बट वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो एक बहुत, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझाती हूँ, ये सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम की मान लो इनिशियल इंटरनल एनर्जी यूआई है, इस सिस्टम पे आपने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ, आपने इसको हीट दिया, हीट सिस्टम को दिया क्यू, ठीक है, और कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क आपने सिस्टम पे किया, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी? देखो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी, उसके ऊपर क्यू हमने वर्क किया और क्यू हीट दी और डब्ल्यू वर्क किया, तो यू एफ फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस यू आई क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है। तो फाइनल इंटरनल माइनस इनिशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? क्यू प्लस डब्ल्यू के। यही फर्स्ट लॉ है, यही फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का हीट ट्रांसफर जो होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, उसके प्लस जो वर्क इंटरैक्शन हुआ है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसके बराबर होता है। अब इसमें साइन कन्वेंशंस लगा के आपको हमेशा क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज कर लो। देखो अगर कभी भी हीट सिस्टम को दी जाती है पॉजिटिव, कभी वर्क सिस्टम पे किया जाएगा पॉजिटिव, कभी इंटरनल एनर्जी सिस्टम गेन करेगा, सिस्टम को नेट एनर्जी मिलेगी डेल्टा यू पॉजिटिव। सिस्टम को कुछ मिल रहा है, उस पर कुछ हो रहा है तो पॉजिटिव है, सिस्टम से काम कराना नेगेटिव है, तो सिस्टम लूजेस हीट नेगेटिव साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ओके अब वर्क के लिए नेक्स्ट टाइप देखो, वर्क कैलकुलेशन ऑफ वर्क हमारा टाइप नंबर 3 था। तो इसके लिए आपको मेंस एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं करने हैं,
सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज देखकर जाने हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज आई एम शोइंग यू, इनको प्लीज प्रैक्टिस करना। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी वर्क होता है, तो फर्स्ट वी विल सी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दिया है या इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस देखो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो मान लो हर एक स्टेप का वर्क अगर जोड़ेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे वर्क हो जाएंगे, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, राइट। तो इसके एक्सप्रेशन में ना इंटीग्रेशन आएगा, देखो वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस किसके बराबर है, -nRT ln V2/V1। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई इंटीग्रेशन हम नहीं करते, तो इसका सिंपल एक्सप्रेशन है इरिवर्सिबल प्रोसेस का -P एक्सटर्नल V2 - V1, यानी एक्सटर्नल प्रेशर माइनस इंटू V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस V1 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो वर्क जो है, वैसे वर्क जो हम PV वर्क पढ़ते हैं, तो अगर प्रेशर वॉल्यूम का आपको PV है ना ग्राफ दिया गया है, तो किसी प्रोसेस के लिए आप वर्क ग्राफ से कैसे निकालते हैं, जो भी एरिया कवर्ड अंडर द PV कर्व होता है वही वर्क के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो वर्क डन बाय द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। तो अगर मान लो प्रोसेस, यहाँ ये प्रोसेस है A से B, ठीक है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम A और ये फाइनल वॉल्यूम है। तो इस पूरे प्रोसेस का अगर मेरे को वर्क निकालना है, तो जो भी एरिया कवर्ड अंडर दिस कर्व होगा वो ही इसका जो है वर्क बताएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। चलो आइसोकोरिक, ये तो आइसोथर्मल था। अब आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV कांस्टेंट। अच्छा, अगर dV कांस्टेंट है तो हम जानते हैं वर्क क्या है, -P/dV। तो वर्क भी जीरो, dV जीरो, वर्क भी जीरो। और अगर वर्क भी जीरो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो वर्क भी जीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गया, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, यू गाइस हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। इसके बाद देखो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक हम कर चुके हैं, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो है प्रेशर अपना कांस्टेंट रहेगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है वर्क क्या होता है बोलो, वर्क का सिंपल यहाँ एक्सप्रेशन होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1, तो वही लगेगा, ठीक है। जैसे प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस जो है एक तरह से फॉर्मूला सिंपल होगा, W इज इक्वल टू -P V2 - V1। वर्क का कैलकुलेशन अगर फ्री एक्सपेंशन में बात करते हैं, तो फ्री एक्सपेंशन में बेटा क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन में बाहर मैटर ही नहीं है। वैक्यूम में आप गैस को एक्सपैंड करा रहे हो, वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है, वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है जिसमें मैटर ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वर्क क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू dV। अगर यही जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो है, तो यानी कोई भी वर्क नहीं होता जब आइडियल गैस फ्रीली एक्सपैंड करती है, तो कोई वर्क डन नहीं होता। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या बताता है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, टोटल हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है, पेन का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, मैं चाहती हूँ पेन को मैं हीट करके मैं इसको 26 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, तो जो भी हीट इस पेन को मुझे देनी पड़ेगी ताकि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री, 1 यूनिट से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, वही हीट कैपेसिटी है, वही टोटल हीट कैपेसिटी है। यानी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, कुछ भी हो, ये डेल्टा T हर यूनिट में सेम ही आएगा, अंडर द गिवन कंडीशन, यही टोटल हीट कैपेसिटी है। तो इसका एक्सप्रेशन अपन बना सकते हैं, ध्यान से देखो एक्सप्रेशन टोटल हीट कैपेसिटी का क्या बनेगा, हीट given to the system to change its unit temperature, है ना, तो Q अपॉन dt आप बोल सकते हैं। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये पाथ फंक्शन है, एक्सटेंसिव होगा यस अमाउंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि तुम ये सोचो एक छोटे से पेन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए तो कम एनर्जी लगेगी, अगर मैंने बहुत बड़ा सा ऐसा मान लो एक ऐसा पेन बना दिया, इसी का बहुत बड़ा सा वर्जन, उसको एक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री में ज्यादा हीट लगेगी, तो ये एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी होता है टोटल हीट कैपेसिटी Q अपॉन dt के बराबर। ऐसे और अलग अलग टाइप की हीट कैपेसिटीज होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि अगर मान लो मैं एक फिक्स कर दूं अमाउंट किसी बॉडी का कि 1 ग्राम जो बॉडी है, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर यूनिट डिग्री से बढ़ाना है तो उसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है।
ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अब एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो ऐसे डेल्टा हम यूज नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, सी एस से लिख सकते हो या स्मॉल एस से, कितना हीट देना पड़ेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1 ग्राम बॉडी का, तो मास को भी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके ऐसे देखो मोलर हीट कैपेसिटी है, 1 मोल बॉडी का अगर यूनिट डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी हीट देनी होगी वो, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन dt, और यहाँ पे n जो नंबर ऑफ मोल्स है वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप्स की होती है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर दैट इज Cv, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दैट इज Cp। ठीक है, Cp और Cv का रिलेशन होता है मेयर्स रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो Cp है बेटा किसके बराबर होता है, Cv प्लस R के, यानी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे बराबर होता है मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R के। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या है, अगर मान लो मैं मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालूं तो ये गामा के बराबर होता है, दैट इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो आपको इनका रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब एडियाबैटिक प्रोसेस का हम वर्क करेंगे तो उसमें इन CP/CV गामा का रिलेशन काम आ जाता है। तो मेयर्स रिलेशन और पॉइजन्स रेशियो को यूज करके आप ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं वाया सब्स्टिट्यूशंस। तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 और Cp क्या निकलता है, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, अच्छा अलग अलग गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यूज निकाली जाती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में तो नहीं आता, तो आपको गामा की वैल्यूज जो है याद रखनी है फॉर द गैसेस डायरेक्टली, ताकि एग्जाम में आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। जैसे मोनोएटॉमिक गैस होती है तो उसके लिए गामा जो है वो 1.66 होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, नोबल गैसेस। ठीक है, डाई एटॉमिक जैसे कि आपके पास N2 है ना, N2 इज अ डायटोमिक गैस, O2 इज अ डायटोमिक गैस, या लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे कि CO2। अगर ऐसी गैसेस है बेटा तो इनके लिए गामा 1.40 आता है। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक जैसे कि मीथेन है ना, अमोनिया है, नॉन लीनियर है, पॉलीएटॉमिक है, इनके लिए गामा 1.33 होता है। ये मॉडरेट टेम्परेचर्स पे ही हमने मेजर किया है इसको, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम हाई टेम्परेचर पर ही काउंट करते हैं वैसे तो। खैर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल के हमने काउंट किया, आपको यही वैल्यूज ध्यान में रखनी है, या तो आप Cp या Cv में से कुछ याद रखो एक वैल्यू, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गामा, वरना डायरेक्ट गामा याद होगा तो इट वुड बी इजी फॉर यू। ठीक है, चलो वर्क एडियाबैटिक प्रोसेस का भी एक फॉर्मूला है वो देख लो। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है ना, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, Q इज इक्वल टू 0। अगर Q 0 है तो डेल्टा U W के बराबर है। ठीक है, अब अगर मान लो इफ W इज नेगेटिव तो डेल्टा U भी नेगेटिव हो जाएगा, होएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आइडियल गैस के लिए, देखो जब भी हम आइडियल गैस के लिए बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑलवेज। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो अगर जैसे W नेगेटिव है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो नेगेटिव है, राइट। अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है इसका मतलब जो डेल्टा T है वो भी नेगेटिव हुआ होगा, है ना, डेल्टा T भी जो है बेटा नेगेटिव होगा। डेल्टा T नेगेटिव होने का मतलब T2 माइनस T1 की टर्म नेगेटिव है, और ये कब होएगी, जब T1 बड़ा होगा T2 से। यानी वर्क नेगेटिव कब होता है, आप बताओ, वर्क नेगेटिव कब होता है, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना, जब सिस्टम, ये सिस्टम मान लो अभी ऐसा है ना, ये गैस है आपके सिस्टम में, सिस्टम जब काम करता है, मान लो एक्सपेंशन हुआ, सिस्टम ने काम किया तो गैस एक्सपैंड हुई तो ही वर्क नेगेटिव होगा, तो ये एक्सपेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है तो इसमें कूलिंग होती है। कूलिंग कैसे, फाइनल टेम्परेचर कम है इनिशियल से, यही चीज अगर मान लो वर्क पॉजिटिव है तो डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा T पॉजिटिव है। अच्छा वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, यानी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डेल्टा T पॉजिटिव तो इसका मतलब T2 माइनस T1 जो है पॉजिटिव है, और इसका मतलब जो हमारे T2 की वैल्यू है वो बड़ी है T1 से, यानी हीटिंग। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन इज अकम्पनीड बाय हीटिंग।
राइट, ये चीज क्लियर है, हीटिंग। चलो, वर्क डन एडियाबैटिक और रिवर्सल प्रोसेस के जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो सेम है, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी। P2 V2 माइनस V1 अपॉन गामा माइनस 1 अगर रिवर्सल प्रोसेस है, या फिर आप डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV dt, NCV T2 माइनस T1 दोनों में लगेगा, है ना, इरिवर्सिबल में, और ये फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे आप बाकी CV को CP की टर्म्स में, गामा की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला देख के चले जाना, जेई मेंस में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है। चलो, कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी हम बात करी थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो है ये गामा टाइम ज्यादा है आइसोथर्मल के स्लोप के। तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर आपको दिख रहा होगा, एडियाबैटिक का नीचे, ठीक है। चलो, अगले टाइप की बेटा सारी चीजें हमने डिटेल में गदर 3.0 में डिस्कस किए हैं हर टाइप को, क्योंकि ये एक रिवीजन चैप्टर है। अज्यूमिंग आपने पहले कुछ पढ़ा होगा, तो फॉर अ क्विक रिवीजन यू विल गेट द आइडिया, ओके। चलो, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम की बात करते हैं। देखो, एंथैल्पी का जो एक्सप्रेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी टोटल एनर्जी कंटेंट होता है किसी सिस्टम का, जिसमें इंटरनल एनर्जी प्लस जो पीवी एनर्जी होती है वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो एंथैल्पी कैपिटल एच से रिप्रेजेंटेड है, यू प्लस पीवी के बराबर इसका एक बेस एक्सप्रेशन होता है। दिस इज द बेस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल उसकी तरह जैसे इंटरनल एनर्जी था, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं करते हैं, एंथैल्पी का भी चेंज ही बता सकते हैं। डेल्टा एच वी कैन डिफाइन, प्योर एच की वैल्यू वी डू नॉट डिफाइन। एंथैल्पी का एक एक्सप्रेशन जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो हीट चेंज है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर है डेल्टा एच के, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी एक बार कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी है, अगर मैं डी डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखूं तो यहाँ से कई केसेस अराइज होते हैं जिसमें अलग अलग एक्सप्रेशन बनते हैं। एक बार जस्ट देख लो, केस नंबर 1, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये जो dp है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस पे चेंज नहीं लगाएंगे, p विल बी कांस्टेंट, तो dh इज इक्वल टू du प्लस p dp, या फिर डेल्टा की टर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ऐसे ही केस 2 बनता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो डी पी वी है इधर से वॉल्यूम बाहर निकाल लेंगे, तो वी विल राइट डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस वी डी पी, ठीक है। तो चेंज एंथैल्पी चेंज किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू प्लस वी इंटू डेल्टा पी के, ठीक है। चलो, केस नंबर 3 देखो, अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज होते हैं, अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे तो डेल्टा पी वी दोनों पे लगेगा, तो वी कैन राइट डेल्टा इज डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा है अभी बताती हूँ। केस नंबर 4 देखो, अगर आइडियल गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो जाए तो उसके केस में देखो डेल्टा पीवी को वी कैन सब्स्टिट्यूट एज डेल्टा एनआरटी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट, तो डेल्टा टी पे लगेगा बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, तो डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस एनआर डेल्टा टी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे हर साल पेपर में सवाल आता है वो है केस नंबर 5, इस पे चांद सितारे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस होता है अगर केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं जिनमें आइडियल गैसेस इन्वॉल्व हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैं इसके लिए एक टिप तुमको बता रही हूँ, कभी भी सवाल में ऐसा दिख जाए डेल्टा एच की बात की गई हो, डेल्टा यू की, डेल्टा एच को वो क्यूपी की टर्म्स में दे सकता है, इसको क्यूवी की टर्म में ध्यान रखना, और एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो वहां पे आंख बंद करिए तुमको एक फॉर्मूला लगाना है, एंथैल्पी चेंज किसके बराबर है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एनजीआरटी। फिर से लिख रही हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। आर और टी कांस्टेंट है यहाँ पे, डेल्टा एनजी क्या है, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं माइनस number of gaseous moles of the products minus number of gaseous moles of the reactants, ठीक है। प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं और रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं, वो हमारा डेल्टा एनजी है, ठीक है। चलिए, तो मतलब हुक्रक्स ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं क्यूवी, हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है ये, तो एन सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू के बराबर है, ठीक है। हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये चीज सही है। एंथैल्पी से क्वेश्चन आएंगे। चलो आगे देखो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की अगर कभी बात की जाए तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक भी होता है। कैसे फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो है ना। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होना। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू जीरो W जीरो तो Q भी जीरो, तो मतलब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन बेटा एडियाबैटिक भी होता है।
ऐसे ही एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल एज वेल। देखो एडियाबैटिक है Q0, फ्री एक्सपेंशन है वर्क डन 0। फर्स्ट लॉ कैसे जाओ, Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, Q0 W0, तो जो डेल्टा U है वो 0, ठीक है। डेल्टा U अगर 0 है तो इसका मतलब डेल्टा U 0 होना यानी टेम्परेचर का चेंज भी 0 होना, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना, ठीक है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होना। क्या होना बेटा, आइसोथर्मल जो है प्रोसेस का होना। ओके चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। एक बार समझ लो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप हो जाए। जैसे जो ठंड के अंदर क्या होता है, ठंड में जो हीट का फ्लो है वैसे भी हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, है ना। पानी हमेशा स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे वाटरफॉल में हो रहा है ना। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करना पड़ता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जो स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है ना, जैसे फ्लो ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं हाई टू लो की तरफ, वो अपने आप हो जाएगा, आउटसाइड असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस का उल्टा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही होता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन था, वो स्पॉन्टेनिटी के बारे में कुछ बता नहीं पाया था, तो हमें सेकेंड लॉ की जो है यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड लॉ की मॉडिफाइड स्टेटमेंट एक बार देखो कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो हमेशा बढ़ता है। एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज होता है। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स डज नॉट चेंज। मैथमेटिकली मैम इसको कैसे लिखेंगे, तो इधर आओ देखो, मैथमेटिकली किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या इरिवर्सिबल प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसके लिए जो टोटल एंट्रोपी है यूनिवर्स का वो हमेशा बढ़ता है, इट इज ग्रेटर देन 0। और टोटल एंट्रोपी किसके बराबर है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, हमेशा पॉजिटिव। किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा ये जो एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का 0 के बराबर होता है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है और चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। ओके अच्छा, अब एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करते हैं मैम। एंट्रोपी तुम्हें बताता है रैंडमनेस, किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कितनी है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू हीट इन्वॉल्व्ड इन अ हीट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, है ना, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट एंट्रोपी चेंज जो है वो किसके बराबर होता है, हीट चेंज एट रिवर्सिबल। मतलब यहाँ पे देखो डेल्टा एस किसके बराबर है, क्यू रिवर्सिबल, हीट इन्वॉल्व इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टाइम। इरिवर्सिबल नहीं, क्यू रिवर्सिबल, हीट इन्वॉल्व इन द रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टी। ये एंट्रोपी चेंज का एक बेसिक एक्सप्रेशन है। किन किन चीजों पे एंट्रोपी जैसे रैंडमनेस बताती है, तो मान लो अगर मान लो किसी गैस की हम बात कर रहे हैं, 2 मोल ऑक्सीजन गैस है और 4 मोल है, तो अमाउंट जहां ज्यादा है वहां रैंडमनेस ज्यादा होगी, तो 4 मोल ऑक्सीजन की ज्यादा एंट्रोपी है, तो इसका मतलब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड करता है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस में गैसेस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स होते हैं। गैस सॉलिड्स भी एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पूरा रेगुलर अरेंजमेंट होता है, they are more in terms of the entropy amorphous solids, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो कभी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे उतनी रैंडमनेस पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, उतनी ही एंट्रोपी जो है इंक्रीज करेगी, राइट ऐसी टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने से भी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। ये देखो जैसे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते हैं रिएक्शन में तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। जैसे डेल्टा एनजी अगर किसी रिएक्शन की पॉजिटिव है तो उसका एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव, तो जो डेल्टा एनजी का साइन होता है वही एंट्रोपी चेंज के साथ भी होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स में। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंट्रोपी की कैलकुलेशन अलग अलग प्रोसेस में, एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। तो चेंज इन एंट्रोपी का बेटा जो एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है दैट इज एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉन V2 अपॉन V1। ये क्या है, दिस इज द एंट्रोपी कैलकुलेशन, अलग अलग प्रोसेस का फॉर्मूला, एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस NR लॉन V2 अपॉन V1।
ठीक है। अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 T2 के बराबर है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वाली टर्म को काट दो तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज सिस्टम का किसके बराबर है, nr ln V2 upon V1 के। ठीक है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V1 V2 के बराबर है, तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम का किसके बराबर है, nCV ln T2 upon T1। ये तो बेस एक्सप्रेशन याद है तो मोल्ड करके इनको बना सकते हो। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसमें ध्यान रखना, आइसोबारिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज सिस्टम का nCV ln T2 upon T1 से हमने निकाला है। ठीक है। तो दिस इज वी हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट को कांस्टेंट रखते हैं तो यूजिंग दैट वी हैव गिवन द एक्सप्रेशन। इसको ध्यान रखना, आइसोबारिक में कभी बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी nCV करके सॉल्व कर लेते हैं, तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अच्छा, अगर मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो हम जानते हैं वो जीरो ही होगा, क्योंकि Q जीरो होगा, Q अपॉन T है, Q जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फेज ट्रांजिशंस कभी होते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट अगर बदलती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांजिशन में बेटा कैसे आप देते हैं, तो देखो फेज ट्रांजिशन अगर कभी करते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, है ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट इन्वॉल्व होती है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर है, राइट। तो अगर मान लो मेरे को सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज बताना है, अगर सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन हुआ है, तो सॉलिड से लिक्विड ट्रांजिशन अगर हुआ है तो मैं Q अपॉन T जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये लिखूंगी अगर, है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज, Q क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डेल्टा H अपॉन T के बराबर हो जाएगा, है ना, T मेल्टिंग पॉइंट, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लो, ये देखो, इसको थोड़ा सा फ्रीजिंग मेल्टिंग कर लेते हैं ताकि सही हो जाए। देखो इधर, जैसे मान लो हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फेज ट्रांजिशंस के, तो अगर फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड की बात करते हैं तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके बराबर है, एंथैल्पी चेंज फ्यूजन में डिवाइड बाय मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वैसे सेम ही आएगा, यू नो दैट। ठीक है। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड वेपर बना होगा तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही एंट्रोपी सब्लिमेशन है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनना, सो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन चेंज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन सब्लिमेशन पॉइंट के बराबर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है। अच्छा, अब फ्री एनर्जी, नेक्स्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है कि ये हमें एक्चुअली क्या बता सकता है कि किसी प्रोसेस में यूजफुल वर्क कितना इन्वॉल्व हुआ था। तो इसका एक्सप्रेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी का, G इज इक्वल टू H माइनस TS। गिब्स एनर्जी या गिब्स फंक्शन किसके बराबर है, एंथैल्पी माइनस T इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इंटू एंट्रोपी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फंक्शन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी इज क्लियरली एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। एक्सटेंसिव क्वांटिटीज एडिटिव नेचर की होती हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, इंटेंसिव एडिटिव नहीं होती, वो नॉन एडिटिव होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो G इज इक्वल टू H माइनस TS है। अगर मैं प्रोसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराऊं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकल कर आता है, गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन को बुलाते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और ये केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको यूजफुल वर्क के बारे में बताती है कि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से कितना यूजफुल वर्क हम जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी कैसे बताएगी मैम, देखो अगर गिब्स फ्री एनर्जी कभी नेगेटिव हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अगर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज पॉजिटिव हुआ बेटा तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम पता कैसे लगाएंगे, देखो इधर आओ, इस एक्सप्रेशन से मैं बताती हूँ रोल्स ऑफ टेम्परेचर इन स्पॉन्टेनिटी क्या है। तो देखो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर मान लो एंथैल्पी चेंज कभी नेगेटिव हो जाए, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाए, आप खुद करके देखो, एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, तो डेल्टा G हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी ऐसे प्रोसेस सारे टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। कभी कभी सवाल भी आता है पेपर में, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो कहेगा कि अगर मान लो डेल्टा G इज इक्वल टू
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के बारे में बताइए। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो डेल्टा एच बराबर होगा माइनस टी डेल्टा एस के। टी से माइनस कटेगा, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की जो रेशो है यही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर प्रोसेस का बताता है। ऐसे ही वो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर के बारे में भी पूछ लेता है, तो उसके लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव है ना, डेल्टा जी इज लेस देन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से भी आप स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर बता सकते हैं कि ये जो रेशो है इससे बड़ा टेम्परेचर होना चाहिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के। ठीक है, इस रेशो से बड़ा टेम्परेचर होता है स्पॉन्टेनिटी का टेम्परेचर, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जस्ट अबव दैट टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही देखो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मतलब यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है सारे टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तब बनता है अगर वो तुम्हें ये दे दे कि डेल्टा जी डेल्टा एच दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन फिर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, तो ये सारे टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव में डेल्टा जी भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये लो टेम्परेचर होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ऐसा प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज को एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताओ। ठीक है, तो ये इस सेशन का अभी ऑब्जेक्टिव था कि हम क्विकली एक बार रिवाइज कर ले इंपॉर्टेंट चीजों को। पीडीएफ से एक बार रिविजन जरूर करना। बाकी थर्ड लॉ आपको मेंस के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट स्टेटमेंट जस्ट देख सकते हो। थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अगर एंट्रोपी की बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी जीरो केल्विन के ऊपर, तो वो जो एंट्रोपी है वो कैसी होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम जीरो ले सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके ठीक है, तो आज हमने साथ के साथ टाइप्स को कवर किया। वी हैव सीन द बेसिक्स, फर्स्ट लॉ कैलकुलेशन ऑफ वर्क, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, सेकंड लॉ और गिब्स फ्री एनर्जी। आपके मेंस में क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे और बाकी आप गदर 3.0 को फॉलो कर सकते हैं एचपी गुरुकुल से। आई थिंक ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद कॉमेंट करके जरूर बताना व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू वांट टू रिवाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।